जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। अध्ययन की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, वैदिक काल, वैदिक जो काल है, वैदिक है, ये वेद शब्द से बना है। और वेद का मतलब होता है, वेद जो है वो विद धातु से निकला है। संस्कृत में होती हैं धातुएं और ये धातुओं से निकला हुआ है, विद धातु से। इसका अर्थ होता है जानना। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो गई थी। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद है। हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक काल का जो समय होता है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का होता है। इसके हम कालखंड की बात करेंगे तो इसके कालखंड को 2 भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। फिर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल की शुरुआत कब से होती है। फिर हम इसके स्रोतों के बारे में जानकारी करेंगे कि हमारे पास स्रोत क्या क्या हैं, इसके बारे में विशेषताओं की हम बात करेंगे और इसकी सामाजिक स्थिति पे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कालखंड से। देखिए, कालखंड इसका जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक काल। वैदिक काल इसका जो समय पीरियड रहता है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का है। दूसरा इसका जो समय है उसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसका जो समय है वो 1000 से लेके 600, मतलब महाजनपद काल तक। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। देखिए, 600 ईसा पूर्व में आपको पता है कि 16 महाजनपदों का उदय हो गया था। भारत के अंदर बड़े बड़े 16 महाजनपद बन गए थे, जिसमें मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का। ये तो हो गया इसका कालखंड। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो उत्पत्ति के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि भारत में उत्पत्ति कब होती है। तो देखिए, उत्पत्ति होती है आर्यों के आगमन से। आर्यों के आगमन से। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्य कौन थे, ये सवाल उठता है। तो एक वैज्ञानिक थे, एक व्यक्ति थे भारत के अंदर ब्रिटिश शासन में, जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इन्होंने 1853 एडी में, मतलब ईस्वी में, ये बताया कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से आए। ये कबीलाई थे, ये घुमक्कड़ प्रजाति के थे। ये कोई बताता है कि ये लूट मार करते थे। कुछ लोग बताते हैं इनके पास घोड़े थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में या प्राचीन इतिहास में कहीं भी हमने ये पढ़ा है कि घोड़े से लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि लोहा घोड़ा और गाय से, इनसे परिचित नहीं थे, ऐसा ये माना जाता है। तो ये जो आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के बारे में हम बात करेंगे आगे। कुछ विद्वान और थे, उनका अलग अलग मत है कि आर्य कहाँ से आए। मैक्स मूलर ने इस शब्द की उत्पत्ति की, आर्य शब्द की, और आर्य का हमें अर्थ बताया। आर्य के बारे में हमें अर्थ बताया कि आर्य थे कौन। तो आर्य का जो अर्थ निकल के आता है वो निकल के आता है महान, श्रेष्ठ, कुलीन, महान, श्रेष्ठ, कुलीन और साधु, ये अर्थ इसके निकलते हैं। ये तो हो गए आर्यों की। अब हम आगे बात करते हैं आर्यों के आगमन की। देखिए, एक क्वेश्चन और कहीं भी बन जाता है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये एशिया का है, एशिया का क्षेत्र है, और यहीं से शुरू हो जाता है यूरोप। तो ये जहाँ एशिया और यूरोप दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं यूरेशिया। बहुत बार क्वेश्चन मध्य एशिया ना आके यूरेशिया आ जाता है, तो आपको वहाँ पे यूरेशिया भी टिक करना है, ध्यान रखना है। तो आगे हम बात करते हैं कि इनका आगमन वैदिक काल। देखिए, कई विद्वान थे, उनके अलग अलग मत थे। मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए, और एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, ये बताते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आ रहे हैं। कुछ लोग दयानंद सरस्वती बताते हैं ये तिब्बत से आए हैं। अविनाश चंद्र दास थे, ये सप्त सैन्य प्रदेश से बताते हैं। गंगानाथ झा थे, ये ब्रह्मर्षि देश से बताते हैं। गार्डन चाइल्ड ये दक्षिणी स्थल से बताते हैं।
सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन मध्य एशिया, मैक्समुलर ने बताया मध्य एशिया यही सर्वाधिक मान्य है, यही सर्वाधिक मान्य है। अगर एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आपको मध्य एशिया या यूरेशिया यही लगाना है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए इसके साक्ष्यों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्राचीन इतिहास का जो प्रथम युद्ध था वो दशराज का युद्ध माना जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दशराज का युद्ध। इसके ये साहित्यिक स्रोत में आता है, और साहित्यिक स्रोत में देखिए एक मैंने वेद बताया था जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ये जो वैदिक काल है ये ऋग्वेद पे ही आधारित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसके 7वें मंडल में दशराज की युद्ध का हमें वर्णन मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर एक कहानी है। कहानी यह है कि भरत एक राजवंश था जिसके राजा थे सुदास। बताते हैं बहुत ज़्यादा घमंडी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके पुरोहित जो थे उनका नाम था विश्वामित्र। अब राजा जो सुदास थे इन्होंने क्या किया कि इस विश्वामित्र को इग्नोर करना चालू कर दिया, और इग्नोर के बाद में क्या किया कि इनको पुरोहित पद से हटा के दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे पुरोहित थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि, इनको रख लिया जाता है। अब विश्वामित्र थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ये कहाँ चले गए? ये चले गए दूसरे राजवंश जिसका नाम था पुरु राजवंश। अब ये राजा जो था ये कमज़ोर था, ये इस राजा से युद्ध कर नहीं सकता था। तो इन्होंने क्या किया, ये पुरु राजवंश के राजा ने 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं को मिला के टोटल ये 10 राजाओं के साथ में युद्ध लड़ा, इसलिए इसको दशराज का युद्ध कहा जाता है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, और युद्ध में क्या होता है, कहीं के बताते हैं कि राजा सुदास जीत जाते हैं, लेकिन इसका एक वर्णन ये दिया है कि दोनों के बीच में संधि हो जाती है, संधि हो जाते हैं। ये हम अभिलेख की बात मानते हैं। इसमें संधि जब हो जाती है, संधि का जो हमें साक्ष्य मिलता है, तो एक प्रातात्विक साक्ष्य है एशिया माइनर में, एशिया जगह में, और उसका नाम है बोगस-कोई का अभिलेख। बोगस-कोई के अभिलेख में हमें ये साक्ष्य मिलता है, और साक्ष्य में क्या लिखा हुआ है ये देखिए दोनों राजाओं में लड़ाई हुई, संधि हुई। उस समय 4 देवताओं की कसम खाई गई। वो 4 देवता कौन कौन से थे? इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नासत्य थे। ये दिया गया बोगस-कोई के अभिलेख में। दूसरा एक अभिलेख और मिलता है, कस्सी का अभिलेख। देखिए बोगस-कोई का अभिलेख प्राचीन इतिहास का सबसे पुराना अभिलेख है, 1400 ईसा पूर्व का। इससे पुराना अभिलेख कोई नहीं मिला है। एक दूसरा अभिलेख था कस्सी का अभिलेख। कस्सी के अभिलेख में क्या दिया गया है? कस्सी के अभिलेख में दिया गया है कि ईरान की एक शाखा भारत आई है। ये 1620 का मतलब 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये दशराज के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये जो युद्ध था ये कहाँ पे लड़ा गया है? तो देखिए रावी नदी के तट पर, पहले इसको परशुड़ी नदी कहा जाता था। प्राचीन नाम जो था वो परशुड़ी नदी था। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा यह है कुछ मृदभांड मिले हैं, गिरुबड़ी मृदभांड है और चित्रधूसर भांड है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में और स्थल के बारे में। अब ये जब आर्य आए तो ये भारत के कौन से हिस्से में रहे, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो देखिए भारत में आर्य सभ्यता का स्थल सप्तसैंधव प्रदेश। अब ये सप्तसैंधव प्रदेश कौन सा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यता रही होंगी वो किसी न किसी नदी के पास में रही हैं। तो यहाँ पे प्राचीन नदी है कुबू नदी, जिसको कुर्रम नदी आज वर्तमान में बोलते हैं, स्वास्तु नदी, इसको स्वात नदी, ये अफगानिस्तान में है, कोबा नदी ये काबुल में है। तो हम पढ़ते हैं इनके आर्यों के आगमन की। तो आर्यों के आगमन जो हुआ था इन 7 नदियों में हुआ था, झेलम, रावी, ब्यास, घग्गर, चिनाब, सतलज और गंडक। इसी को बोला जाता सप्तसैंधव प्रदेश। इनके प्राचीन नाम देखिए बितस्ता, झेलम नदी को बितस्ता बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा सिकंदर और पोरस की लड़ाई बितस्ता नदी पर हुई थी। परशुड़ी नदी पर वही हमने पढ़ा था, ये दशराज का युद्ध हुआ था। विपाशा नदी व्यास को बोलते थे, दृष्टदती नदी घग्गर को बोलते थे, अस्किनी चिनाब को, सतुद्री सतलज को, और यह सदानीरा ये गंडक को बोला करते थे। ये वाला ये देखिए ये 7 जो नदियां हैं ये था सप्तसैंधव प्रदेश। आर्यों की सभ्यता यहीं पर रही है।
धीरे धीरे जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो ये जो सभ्यता है ये गंगा नदी के आसपास भी आ जाती है, ये क्षेत्र बढ़ जाता है, ये उत्तर वैदिक काल में आ जाता है, उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा ये वाला क्षेत्र, और ये वैदिक काल में आ जाएगा। 2 पार्टों में हमने इसको विभाजित किया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब पढ़ते हैं आर्यों की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे, मतलब ये छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा जाता था, ये जो कबीला था इसको जन कहा जाता था। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, अब इसका एक सरदार होगा उसको राजन कहा जाता था। जो शासक होते थे ये शासन करते थे। सबसे छोटी इकाई जो थी, राजनीतिक इकाई थी, वो कुल या परिवार होती थी, मतलब एक कुल, एक परिवार कह सकते हैं, छोटे छोटे परिवार मिलके ये एक गांव बनते थे। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, ग्राम बनते थे, मतलब अगर ये छोटे छोटे परिवार जैसे एक गांव में होते ना 150 घर होते हैं तो एक गांव बन जाता, उसी प्रकार जिसका प्रधान ग्रामणी कहा जाता था। वर्तमान में प्रधान कहा जाता है, उस समय ग्रामणी कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विस होता था, जैसे बहुत सारे गांव बन गए तो उसको विस बन गया। जैसे वर्तमान में कस्बा है, कस्बा बन गया, जिसका प्रधान विस्पति होता था, विस का प्रधान विस्पति होता था। तथा कई विस मिलकर जन होता था। ऐसा कह सकते हैं बहुत सारे कस्बे मिलकर एक जन का, आज का जन का मतलब है कि आज का जैसे जनपद हो गया, उस समय जन कहा जाता था। आगे हम 600 ईसा पूर्व में पढ़ेंगे तो ये जो जन है ये जनपद में बदल जाएगा, और जो जन होता था उसका राजा होता था, प्रधान जो होता था वो राजा होता था। ऋग्वेद में जन का प्रयोग जो किया गया वो 275 बार किया गया, और विस का उल्लेख 170 बार किया गया है। आगे देखते हैं इसके बारे में, ऋग्वेदिक काल में देवताओं के बारे में। इनके जो 4 देवता थे, इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा मिला गया था उस समय, और दूसरे थे अग्नि, वरुण, इनको भी महत्व प्रदान किया गया था। ऐसा माना जाता था कि जब हम यज्ञ करते हैं, जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ होता है उसमें आग निकलती है, और आग में जब हम कोई बात बोलते हैं, यज्ञ करते समय बहुत सारी बात जब हम बोलते हैं तो ये धुएं के साथ में ये ऊपर जाती है और इंद्र से हमारी बात पहुँचाती है धुएँ के साथ में। तो ऐसा पहले लोगों का मानना था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात किलों को ताड़ने वाला या किले को जीतने वाला। ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त हैं इंद्र के लिए। आगे देखते हैं, अब आते हैं स्थिति के बारे में। देखिए, सभा होती थी, समिति और विदत, ये राजनीतिक संस्थाएं थी। और एक बात का आपको बता दूं कि यहाँ पे महिलाएं जाती थी। इन सभा, समिति और विदत में महिलाओं की उपस्थिति रहती थी। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 कन्याएं भी कहा गया है। और विदत जो होता था, विदत में क्या होता था कि लूटा हुआ, आर्यों के द्वारा जो लूटा हुआ माल था, है ना, धन होता था, उसका बंटवारा होता था। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। जैसे वर्तमान का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, जहाँ पिता के या पुरुष के कानून चलते हैं। पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था मातृ सत्तात्मक, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने मातृ सत्तात्मक पढ़ा था। सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक क्या होता था कि महिलाओं के कानून चलते थे, महिलाएं काम करती थी, पूरा घर बैठ के खाता था। वर्तमान में पिता कमाता है, पूरा घर बैठ के खाता है। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इसको समझ लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया, और ऐसा माना गया कि एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों का उदय हुआ है। सिर से ब्राह्मण का हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का हुआ है, और पेट से वैश्यों का हुआ है, और शूद्र का नीचे का, जो कमर से नीचे का हिस्सा है, उसका शूद्र का उल्लेख दिया गया है। सोम होता था, आर्यों का मुख्य पेय था। अब आते हैं सोम, इसको सोमरस भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे एक था मजवंत की पहाड़ियाँ, मजवंत की पहाड़ियों से ये सोमरस निकल के आता था। यह जौ को बोला करते थे, ये मुख्य खाद्य पदार्थ था। समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। इस समय समाज में विधव विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पद प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद।